मधुबाला जी आ गई हैं? आ गई। ठीक है। डॉक्टर मधुबाला सिन्हा का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मधुबाला सिन्हा के विषय में हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे जो नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं, नए मित्र हैं, उनको बताना जरूरी है। दरअसल डॉक्टर मधुबाला सिन्हा का परिचय तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, लेकिन समय की सीमा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम मधुबाला सिन्हा के मुखारबिंद से ही सुनना चाहते हैं उनके विषय में। इसलिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मधुबाला सिन्हा का जन्म बिहार में ही, बिहार के एकमा में हुआ और उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा बिहार में ही और एकमा और मोतिहारी इस जगह पर हुई। उसके बाद उनको व्यवसायिक दृष्टि से उन्होंने मोतिहारी के एक इंटर कॉलेज में भोजपुरी विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से अपनी सेवाएं दी हैं, देती रही हैं। और इसके अलावा हिंदी और भोजपुरी की एक अच्छी कवित्री के रूप में, एक अच्छी रचनाकार के रूप में न केवल मोतिहारी और पटना में बल्कि पूरे बिहार में उनका नाम है, उनको यश प्राप्त हुआ है और होता रहा है। उनकी लगभग 18 कृतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं और जिसमें 2 या 3 किताबों का, एक किताब का तो संपादन मैंने किया है, 2 या 3 किताबों में मेरी भूमिका उसमें शामिल है। इस तरह से हम लोग पिछले कोई 5 वर्षों से 6 वर्षों से साथ साथ काम कर रहे हैं। और इस सारी जानकारी के साथ ये महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर मधुबाला सिन्हा विश्व साहित्य सेवा संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, सलाहकार भी हैं। और हम जब भी कोई बड़ा आयोजन करते हैं, छोटा आयोजन करते हैं, तो आपस में विचार विमर्श करते हैं। उसमें डॉक्टर मधुबाला सिन्हा की विशेष भूमिका रहती है। अभी हमने जो विश्व साहित्य शिखर सम्मेलन संपन्न किया है, उसमें भी जो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन हुआ है, उसकी प्रस्तावना, वो प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर मधुबाला सिन्हा का ही था, जिसको हम सब ने मिलकर के क्रियान्वित किया और मुरैना में अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन पहली बार हुआ। तो ये संक्षिप्त परिचय है डॉक्टर मधुबाला सिन्हा का। जैसा कि कहा गया, बताया गया है कि डॉक्टर मधुबाला सिन्हा हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मधुबाला सिन्हा स्वयं प्रकट हों और अपनी बात आप सबके सामने रखें, रचना पाठ भी करें वो, और अपने विषय में भी बताएं, अपनी साहित्यिक यात्रा के विषय में भी बताएं। मैं समझता हूं डॉक्टर कल्पना इतना पर्याप्त होगा मेरा कहना? ठीक है जी। तो मधुबाला जी का, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा का जी आज का कार्यक्रम थोड़ा बदल गया है। जो अभी जुड़े हैं उनके लिए बता रही हूँ। शलभ जी के घर में मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो वो जुड़ नहीं पाएंगे। उसकी जगह मैंने मधुबाला जी का उनका प्रोग्राम कल रखा हुआ था, तो उसको बदल के मैं बोली आज वो कर लेंगी। उनका तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो आज का कार्यक्रम मधुबाला जी प्रेजेंट कर रही हैं। स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण मोतिहारी की धरती से इस पावन मंच का अभिनंदन करती हूँ। इस मंच के पावन उद्देश्य का भी स्वागत करती हूँ मैं, और उपस्थित सभी विद्वजनों को नमस्कार करती हूँ। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी में रहती हूँ, जहां से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर लमही नामक एक ग्राम है। उस लमही नामक ग्राम में अपने देश के ही नहीं बल्कि विश्व के 3 महान साहित्यकारों में एक मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। यही नहीं बल्कि यह कहे हम कि यह तीनों ही साहित्यकार, विश्व के तीनों ही साहित्यकार एक ही वर्ष में जन्म भी लिए थे। 31 जुलाई का वह पावन दिन
शायद किसी ग्रह और नक्षत्र को परिभाषित करने के लिए ही उदय हुआ था। साहित्याकाश में चमकते हुए ध्रुव तारे के रूप में जिन महापुरुष का जन्म हुआ था, मुझे गर्व है कि मेरे शोध के विषय भी वही थे, यानी मुंशी प्रेमचंद ही रहे। उनको देखते, सुनते, पढ़ते लगा कि मैं उनके बहुत ही करीब हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैंने सोचा कि मुंशी प्रेमचंद को ही उठाया जाए विषय, क्योंकि कुछ दिन पहले विश्व के साहित्यकार, विश्व के 3 साहित्यकारों में एक है, लेकिन मुझे याद है कि 2004 के आसपास एक कार्यक्रम में मैं गई थी और मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर 31 जुलाई को कार्यक्रम हो रहा था। कुछ बच्चे उस रास्ते से गुजर रहे थे और कार्यक्रम स्थल के बाहर आपस में बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। किसी ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है, तो उन्होंने कहा, अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की जयंती मना रही है। कौन थे मुंशी प्रेमचंद? सुनकर एक धक्का सा लगा मुझे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को हम क्लास 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हैं और विश्व के प्रसिद्ध एक साहित्यकार के विषय में अगर कोई अपने ही देश का व्यक्ति यह कहे, अपने भाषा का है व्यक्ति कहे कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे, तो यह है, मतलब मुझे तो लगता है कि दुर्भाग्य की बात रही है। तो मैंने वही सोचा कि मुंशी प्रेमचंद आज उठाया जाए, क्योंकि मैंने रवीश माधुरी द्विवेदी जी, आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है क्या मधुबाला जी? स्वागत है सुधा जी, माधुरी जी, नमस्ते। विदिशा जी, नमस्कार। विदिशा जी भी हमारे बीच ज्वाइन किए हैं। विदिशा श्रीवास्तव जी हैं। क्या हुआ मधुबाला जी को? कुछ खांसी आने के संकेत तो मिल रहे थे। म्यूट है। अच्छा, अभी भी म्यूट है। हाँ, अब सुनाई पड़ रहा है। अब ठीक है। ठीक उस है। समय की वाराणसी की स्थिति आज सी नहीं थी। आज तो बहुत सारे संसाधन हो चुके हैं, लेकिन उस समय संसाधन का अभाव था, परंतु जीने की मजबूरी थी, चाहत थी कुछ करने की, लगन थी मुंशी प्रेमचंद में। कम संसाधनों के बीच भी, बड़े छोटे भाइयों और सौतेली माता के व्यवहार के बीच भी उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जारी रखी। पिता अजायब राय मुंशी का कार्य करते थे।
मुंशी वह कहलाता है जो आज की बोलचाल में भाषा में जिसको कहा जाए अकाउंटेंट, वह है। मुंशी हुआ करते थे उस समय, बड़े बड़े रजवाड़ों में, जमींदारों के यहाँ यह काम किया करते थे लोग, इसीलिए उनको मुंशी कहा जाता था। और यह बेसिकली कास्ट जाति के लोग किया करते थे, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि पढ़े लिखे लोगों में कास्ट जाति ही ज्यादा आगे, इसलिए उन्हें मुंशीगिरी का काम किया जाता था। अभी भी ऐसा ही है। नहीं अभी भी। इसलिए उनको मुंशीगिरी के काम दिया जाता था। तो मुंशी का काम यह होता था कि टैक्स को इधर उधर कर लेना, कर को बचा लेना, किससे कर ज्यादा वसूल करना है, किससे कम करना है, किसका फ्री कर देना है, कर के एवज में क्या ले लेना है, वही मुंशी की का काम अजायब राय किया करते थे। आमदनी कम थी, परिवार बड़ा था, खर्चे ज्यादा थे। 2 जोड़ी कपड़े में 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वह वाराणसी आते थे पढ़ाई करने, और पढ़ाई करके जाते थे, क्योंकि वह लगन था पढ़ने का। मुंशी प्रेमचंद उसी जोड़ घटाव के जीवन में संघर्ष रत रहकर अपनी पढ़ाई को उन्होंने गति दी थी। कम आमदनी, खर्च ज्यादा, इकन्नी और दुगन्नी का महत्व था। उस समय इकन्नी और दुगन्नी हुआ करते थे, जो जेब खर्च के लिए लोगों को मिलते थे। इकन्नी अधन्नी मैंने नहीं देखा कभी। तपती दोपहरी, कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश में भी 2 जोड़ी कपड़े और फटे के जूते के अलावा उन्हें कुछ न मिलता था। लेकिन कहते हैं ना कि कीचड़ कमल में ही खिलता है, वही हुआ। साहित्य के फलक पर चमकने वाला धनपत को ये सारी व्यवस्थाएं बेमानी लगती थी, और वे संघर्ष करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहे। कुछ समय उपरांत सौतेली माँ ने जिम्मेदारी की बेड़ी पहना दी, उनकी शादी कर दी गई, क्योंकि सौतेली माँ को अपनी सेवा के लिए बहू की आवश्यकता थी। इनकी पत्नी बहू तो बन गई, परंतु पत्नी न बन सकी। दोनों में विच्छेद हो गया। आगे चलकर शिवरानी देवी से इन्होंने अपनी मर्जी से सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए शादी की, क्योंकि वे बाल विधवा थी। शिवरानी देवी बाल विधवा थी, और उस समय की स्थिति थी कि विधवा की शादी करना बहुत कठिन बात थी, धर्म आड़े आ जाता था। और उस परंपरा को तोड़कर उन्होंने शिवरानी देवी से शादी किया था। जीवन के अंतिम क्षणों तक उन दोनों ने मिलकर संघर्ष को झेला था और एक दूसरे का साथ निभाया था। अभाव में जीने के बाद भी धनपत राय ने स्कूल सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी। शिक्षा के बाद उन्होंने स्कूल सब इंस्पेक्टर की नौकरी की थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दरोगा की नौकरी की, वह भी उन्होंने छोड़ दिया, परंतु साहित्य और अपनी लेखनी को नहीं छोड़ा। बच्चों की जरूरतें, बीमारी और घर के खर्च से अंततः शिक्षक की नौकरी में उन्हें बांध दिया। कहीं ना कहीं से आमदनी का स्रोत होना था उन्हें। मन के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वे छोड़ते चले गए। लेकिन जब मजबूरियां सामने आने लगी, आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी, तो वे शिक्षक की नौकरी करने लगे। इलाहाबाद से हंस का प्रकाशन होता था, हंस पत्रिका का। उस समय इन्होंने पैसे के लिए शिक्षक की नौकरी तो कर ली, लेकिन साहित्य साधना के लिए वर्षों तक हंस में संपादन का काम करते रहे। जिंदगी की गाड़ी चलने लगी और साथ देने वाली जीवन संगिनी का प्रोत्साहन मिलता रहा और लेखनी चलती रही। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे,
परंतु जब से अंग्रेजी सरकार के निगाह में इनकी रचनाएं आने लगी और सोजेवन की प्रतियां जब्त हुई और वतन की प्रतियां जब्त हुई और उन्हें जला दिया गया, तब से इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख दिया। और चूंकि मुंशी अजायब राय के पुत्र थे, तो एक उपाधि मुंशी की शुरू से एक परंपरा के रूप में चली आ रही थी, इसलिए इनके नाम के आगे भी मुंशी लग गए। और प्रेमचंद का नाम जब से आया, तब से साहित्य जगत में एक मील का पत्थर साबित हो गए। इनकी लेखनी आगे बढ़ती रह गई। तो यह था कि सोजे वतन एक कथा संग्रह है जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत कहानियां लिखी गई थी। अच्छा, मात्र 7 कहानियां थी, लेकिन उन कहानियों का प्रभाव यह था कि अंग्रेजी सरकार की रातों की नींद हराम हो गई और वे लेखक को तलाशने लगे थे। लेखक तो न मिले, क्योंकि धनपत राय ने नाम बदल कर धनपत राय नाम बदल कर लिखा करते थे नवाब राय के नाम से। लेखक नहीं मिले, लेकिन सोजे वतन की प्रतियां मिली और उन सारी प्रतियों को जलाई गई। सोजे वतन की प्रति हाथों हाथ बिक गई थी, मांग बढ़ती गई। अंग्रेजी सरकार की कुदृष्टि इन पर पड़ी और इन्हें देशद्रोही साबित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। पुस्तक की सारी प्रतियां तलाश कर जला दी गई। मात्र 7 कहानियों का यह संग्रह उस समय प्रेमचंद की लेखनी से अंग्रेजी सरकार की नींव हिलाने लगी थी। कहते हैं ना कि जब कुछ संकल्प करने का संकल्प हो, जज्बा हो, तो बाधाएं भी सहज राह छोड़ देती। इतनी लंबी बीमारी के बाद कल मैंने कहा था कि मैं बृहस्पतिवार के दिन अपने प्रेमचंद पर लाइव कार्यक्रम लेकर आऊंगी, क्योंकि अंदर एक जज्बा था कि नहीं, मुझे भी शामिल इसमें होना है, क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा था। और इसी जज्बे कहीं ना कहीं प्रेमचंद की भावनाओं से जुड़ी हुई मैं अब उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि यह जज्बा मुझमें भी बरकरार है हमेशा। तो जज्बा होने पर बाधाएं भी राह छोड़ देती हैं, और यही हुआ। एक से बढ़कर एक कहानियां, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, यहां तक कि निबंध भी प्रेमचंद के सामने आने लगे थे। जीवन संघर्षपूर्ण रहा तो कहानियों में भी वह नजर आने लगा। कुछ एक कहानियां तो बिल्कुल के निजी जीवन की कहानियां लगती हैं, उनके जीवन के दर्द को बयां करती हैं। नमक का दारोगा, जिस समय उन्होंने दारोगा की नौकरी छोड़ी थी, नमक के दारोगा के पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग हुई थी, और यह उन्होंने नमक के दारोगा कहानी को लिखा था, बिल्कुल अपनी जीवनी उन्होंने लिखा। पंच परमेश्वर, जब उनके पिता के भाइयों के बीच बंटवारा होने लगा था, तो वस्तु स्थिति बिल्कुल यही आई थी और पंच परमेश्वर की रचना हुई थी। क्योंकि बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, और उनके बाद उन भाई भतीजाबाद में जमीन को लेकर के बंटवारा शुरू हुआ और झंझट शुरू हो गया था। और बिल्कुल वही भावना, वही बातें जो पंच परमेश्वर में है, वह सामने आई थी। शतरंज के खिलाड़ी बड़े भाई साहब की जो दुर्गति है कहानी में, ने जो दुर्गति की है, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद के बड़े भाई की कहानी है। ठाकुर का कुआं, सुहाग का शौक, बूढ़ी काकी, बौड़म, हीरा मोती, ईदगाह, बड़े घर की बेटी आदि कुछ कहानियां तो बिल्कुल इनके जीवन की लगती है। इनकी प्रमुख कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित। मानसरोवर 8 भाग में है, जिसमें उनकी लगभग सभी प्रमुख कहानियां संकलित है। उन 8 भागों में इनकी कहानियां जो संकलित है, उनमें समाज की विद्वताएं,
अंधविश्वास, धर्मांधता, छुआछूत, महाजनी सभ्यता, विधवाओं का जीवन, ग्रामीण परिवेश की अकर्मण्यता उजागर करती हुई कहानियां। अकर्मण्यता मतलब कामचोरी, ग्रामीण परिवेश में जो चोरी होती है, जो मजदूर वर्ग भी देह चोरी करते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण कफन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सारे लोग यहाँ कफन पढ़े हुए हैं, और वही बिल्कुल घिसू और माधव की कहानी जो है, जो गांव में लोग मजदूरी करने आते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, मुफ्त की रोटी खाना चाहते। ग्रामीण परिवेश की अकर्मण्यता उजागर करती कहानियां भरी पड़ी है। कफन एक ऐसी ही कहानी है जिसमें मानवीय संवेदनाओं की पराकाष्ठा है। यह कहानी मानव मन को झकझोर देती है। बाप बेटा घिसू और माधव, ये दो ही पात्र मुख्य रूप से हैं इस कहानी कफन में। खुद तो ये कोई मजदूरी करते नहीं है, परंतु चाव, पकवान खाने की और नशे की लत को पूरा करने की रहती है। मरणासन पत्नी पड़ी हुई है, प्रसव वेदना से तड़प रही है, लेकिन बाप और बेटा दोनों दूसरे के खेत से चुराए हुए आलूओं को जो आग में भून रहे थे, वहां से वे उठकर जाते नहीं है उसको देखने के लिए। जिस पत्नी के बदल, जिस औरत के बदल उनके पेट में रोटी जा रहा था, उन्हें देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि अगर बेटा गया तो बाप ज्यादा आलू खा जाएगा, और बाप गया तो बेटा ज्यादा आलू खा जाएगा। यह मानवीय भावनाओं की, संवेदनाओं की पराकाष्ठा है। माधव की पत्नी प्रसव वेदना से तड़प कर मर जाती है। जमींदार और ग्रामीणों की मदद से कफन के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वे कफन खरीदे जाते हैं, परंतु उन पैसों से भी वहां वे कलेजी और मदिरा का सेवन करते हैं। बेटा पूछता है कि अब कफन कहाँ से आएगा? बाप कहता है आएगा ना, कफन आएगा। यह अलग बात है कि इस बार हमें पैसे नहीं मिलेंगे। पंच परमेश्वर बे औलाद काकी के जीवन का यथार्थ उजागर करती एक कहानी है, जो पंच और पंच का महत्व सामने लाता है। वहां उसमें एक पंक्ति हम सभी पढ़े होंगे, बेटा क्या ईमान के डर से, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करो। यह पूरी कहानी की एक यह पंक्ति जो है आधारशिला है। पंच में परमेश्वर का वास होता है, उसका निर्णय जो होता है वह सदैव मान्य होता है, क्योंकि यह हमें भरोसा यह रहता है कि पंच कभी गलत निर्णय नहीं लेते। मित्र के डर से वह पंचायत में जाना नहीं जाता है, बूढ़ी काकी के दर्द से देखा नहीं जाता है। वह जानता है कि उसका मित्र बूढ़ी काकी के साथ गलत कर रहा है, फिर भी वह नहीं जाना चाहता है। और यही एक पंक्ति जो है कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करो। मगर इसमें कहा, ये कहाँ पे आता है जहाँ से हम वीडियो और वो कर लेते हैं? ये होता था पर मेरे से ही गड़बड़ हो रहा है। क्या मतलब जहाँ पे ओपन करने का आता है? ऐसे क्लिक करो। अच्छा तब आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस इसी एक पंक्ति के बाद कहानी का मोड़ दूसरा रुख ले लेता है, और वह बिल्कुल सत्य उतर के सामने हमारे आता है। जब भाइयों का बंटवारा हो रहा था मुंशी प्रेमचंद के चचेरे भाइयों के बीच, तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि नहीं मैं पंचायत में नहीं आऊंगा, और उनकी काकी ने कहा था कि नहीं तुमको आना है। और यही एक पंक्ति
मुंशी प्रेमचंद से यह पंच परमेश्वर कहानी लिखा गया, और वह ऐसी कहानी जो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यही एक पंक्ति हमारे समाज के लिए एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या हमें समाज में होते हुए अन्याय को देखकर सिर्फ इसलिए चुप रहना चाहिए कि कहीं उसे हमारा अहित न हो जाए, या नमक के दरोगा की वह पंक्ति हमारे समाज के बिगड़े हुए भ्रष्टाचार पर कटाक्ष नहीं करती है कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते एक दिन विलुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती रहती है, या ईदगाह का वह नन्हा हमीद जिसने अपनी इच्छाओं के आगे बूढ़ी दादी की जलती उंगलियों का फिक्र किया था। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और उसके 80% लोग गांव में रहते हैं। कृषि प्रधान देश था भारत। खेत और बैलगाल का न रहना अपमानजनक बात होती थी। एक छोटे से किसान के दरवाजे पर भी एक जोड़ी बैल और एक गाय जरूर हुआ करती, तभी वह संपन्न किसान कहलाता था समाज, उसे आदर मिलता था समाज। भले ही वह कर्ज के बोझ से क्यों नहीं दबे रहे, पर तो मेहनत से उगाए गए अनाज का बड़ा हिस्सा महाजन ले जाए, परंतु किसानी खत्म नहीं होनी चाहिए। किसानी वह होता था कि हमारे दरवाजे, हमारा खेत अपना है और हमारे दरवाजे पर गाय और बैल। कर्ज से दबे हैं पर गाय आएगी, दूध मिलेगी। दूध दही न मिले, गोबर न रहे, गाय और बैल की रौनक न रहे तो कोई उन्हें अपने दरवाजे पर बैठने न दे। यह पंक्ति है गोदान के होरी और धनिया की, मनोभावना है, पंक्ति नहीं मनोभावना है। इसलिए भले हम कर्ज के बोझ से दबे रहे, हमारे दरवाजे पर गाय का होना जरूरी है। गोदान का होरी और धनिया की प्रवृत्ति यही है, कर्ज से दबे हैं पर गाय आएगी। कर्मठता कूट कूट कर भरी है उनमें, स्वाभिमान भी उतना ही ऊंचा है। भाई पट्टीदार की सहायता न लेंगे क्योंकि वे एक दिन हंस देंगे, हमें किसी बात पर ताना मार देंगे कि मैंने तुम्हें दिया था तब तुम्हारे पास गाय आई। भले वह महाजन से कर्ज लेंगे और 1 रुपये की जगह पर 10 रुपया सधा करके भी उन्हें वापस करके भी उनके कर्जदार बने रहेंगे, क्योंकि वह मूलधन ब्याज चलता है। मूलधन तो रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है महाजनों का। और पानी दे दो। महाजन से टका ब्याज पर पैसा लेने में कोई गुरेज न था, कमा कर लौटा देंगे। ईर्ष्या का शिकार शहर हो या गांव, सभी कभी न कभी हो ही जाते हैं, क्योंकि हम सब गिरवी रख देंगे, स्वाभिमान गिरवी न, सब कुछ गिरवी रख देंगे परंतु अपना स्वाभिमान गिरवी न रखेंगे। किसान से मजदूर हुए धनिया में स्वाभिमान और धर्म के प्रति आस्था तो है, हृदय में कोमलता भी है। पंचों द्वारा हुक्का पानी बंद होने और बेटे गोबर का प्रेम विवाह कर गर्भवती पत्नी को समाज के डर से घर के पिछवाड़े छोड़कर रात के अंधेरे में शहर पलायन करने के बाद भी वह उस लड़की की ढाल बनकर खड़ी होती है, समाज के सामने खड़ी होती है और उसे संरक्षण देती है, क्योंकि वह एक नारी है, उसके भीतर ममत्व है, उसमें कोमलता की भावना है, यह उसके दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का परिचायक है। सच्चाई को निडरता से स्वीकारना इंसान का सबसे बड़ा गुण है और यह गुण हमारे होरी और धनिया में मौजूद है। गोदान का यह दो प्रमुख पात्र इसी दो भावनाओं के आधार पर अपना मजबूत स्तंभ है, पिलर के रूप में खड़ा है और गोदान को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ है। धनिया एक सशक्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। जब रात के अंधेरे में चमारिन सिलिया और ब्राह्मण माता दीन साथ होते हैं और गर्भवती सिलिया को चरित्रहीन करार कर
निष्कासित कर दिया जाता है, तब भी वह धर्म और समाज पर प्रहार करती कहती है कि जनेऊ धारण करने वाले पंडित को क्या रात के अंधेरे में छूत नहीं लगती? यह अपने आप में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हमारे समाज में हो रहे अंधविश्वास पर भी करारा चाटा है। जनेऊ धारण करने वाले पंडित को क्या रात के अंधेरे में छूत नहीं लगती और दिन के उजाले में अपने कुकर्म को स्वीकारने में शर्म आती है? प्रेमचंद के उपन्यासों में भी सामंती प्रथा, महाजनी सभ्यता, विधवा विवाह आदि पर करारा व्यंग्य मिलता है। कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इनकी रचनाएं समसामयिक घटना चक्र को लेकर दर्पण दिखाती है। किस तरह शहरी तितली बनकर पुरुषों को लुभाती, गोदान की मालती अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में लिप्त है, तो दूसरी तरफ संघर्षशील गोदान की ही धनिया, झुनिया, सिलिया आदि अपनी मेहनत और निष्ठा के बल पर समाज का आईना बनकर खड़ा हो जाती है। एक तरफ ब्याज के लिए साहूकार पर निर्भर जीवन का एक का 10 देकर भी मजदूर बन जाता है, तो दूसरी तरफ मिल मालिक बनकर मेहता जैसे लोग मजदूरों का शोषण कर अपनी ऐश की जिंदगी बहाल रखते हैं। एक तरफ दिन रात मेहनत मजदूरी करके जीने वाले शोषक वर्ग हैं, तो दूसरी तरफ गोल्फ खेलना, पार्टियां करना, शराब पीना जैसे शौक और मजे किए जाते हैं। धर्म के नाम पर भी प्रेमचंद की रचनाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में जो बहुत ही बढ़ावा दिया गया है, उनका परिशोध किया गया है। प्रेमचंद ने अपनी तरफ से किसी धर्म की कोई भी व्याख्या उन्होंने नहीं दिया है। धर्म की कोई भी परिभाषा उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दी, बल्कि हमारे समाज में उस समय के या कमोबेश आज भी यह है, जो धर्मांधता थी, छुआछूत थी, अंधविश्वास की भावना थी। आज भी हम जैसे सुनते हैं पेड़ों पर रात के अंधेरे में भूत रहता है, वो बाबा जो है सो भूत उतारते हैं, उसको भूत ने पकड़ लिया है तो वह छोटी जाति का है, उसके साथ नहीं छूइए। और वही कोई छोटी जाति का अगर आज जिलाधीश होकर के चला आए, तो लोग उसका पैर छू करके प्रणाम करना और उसके साथ बैठकर एक कप चाय पीने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। यह कमोबेश आज भी हमारे समाज में। लेकिन प्रेमचंद जैसे मुखर रचनाकार, उनकी लेखनी इतनी ऊर्जावान थी कि उन्होंने सभी इन विषयों को लेकर के अपने साहित्य की रचना की है, समाज के सामने एक प्रश्न रखा है और अपनी तरफ से कोई निदान भी नहीं दिया है उन्होंने, बल्कि यह समाज पर के वैचारिक, व्यवहारिक विवेकशीलता पर रख दिया है कि निदान आप स्वयं इसका तलाश करें कि हमें क्या चाहिए। धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना, विधवाओं के जीवन को नर्क से भी बदतर करके रखने वाली और धर्म का भय दिखाकर उनका शोषण करने वाले पंडित और मुल्ले हैं, तो दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे पत्थर रखकर पूजने और चटाई बिछाकर बिना किसी वैमनस्यता के अल्लाहू अकबर करने वाले भी। एक तरफ जहां छुआछूत की भावना है, एक तरफ दोनों आस पास बैठ करके भी एक अपने मंदिर में पूजा कर रहा है, तो दूसरा अपना नमाज पढ़ रहा है, कोई भेदभाव नहीं। बल्कि प्रेमचंद ने ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों की अच्छाई को अपनाने की बात रखी है। कोई धर्म बुरा नहीं होता है और किसी भी धर्म में सिर्फ अच्छाई नहीं होती है। प्रेमचंद के अनुसार आप हर एक धर्म की अपने स्वभाव के अनुसार अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, बुराइयों को छोड़ दीजिए।
जैसे हमारा 5 उंगली बराबर नहीं होता है, वैसे किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है। सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमियां आती है। तो आपके ऊपर वह निर्भर करता है कि हम उसके किस रूप में, किस वस्तु को कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम अच्छाई लेते हैं तो वह धर्म अच्छा है। प्रेमचंद के साहित्य को समझने और परखने के लिए उनकी रचनाओं की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। आज के भारत की तस्वीर वर्षों पहले उनके ज़हन में था, जिसका चित्र या जिसका जिक्र उनकी किसी न किसी रचना में, किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर हो ही जाता है। आज की तस्वीर यह है कि इंसान की कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। सभी चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन उनके घर में, परंतु प्रेमचंद ने अगर विधवाओं की स्थिति का चित्रण किया है, उनकी दुर्दशा से आहत हुए हैं, तो उनका उद्धारक बनकर के भी उन्होंने कदम बढ़ाया। विधवा शिवरानी देवी से शादी करके उन्होंने अपनी लेखनी को ऊर्जा दी, और यह पहला कदम उनकी तरफ से था कि विधवा विवाह हर समाज में सभी को जीने का हक। किसी भी स्त्री के विधवा होने में उसकी अपनी कोई गलती तो होती नहीं। पुरुष चाहे तो समाज में 4 शादियां कर सकता है, लेकिन एक स्त्री अगर विधवा हो गई तो उसकी शादी क्यों नहीं की जा सकती? उसे भी समाज में जीने का हक है, उसे भी अपने सम्मान की रक्षा करने का हक है, उसे भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का हक है। प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से शादी करके यही संदेश समाज को दिया है। और प्रेमचंद की एक उक्ति थी जिसे मैं बार बार अपने हर जगह यह बात मैं कहती हूँ, मैंने अपने जीवन में भी इसे उतारा है कि जिस दिन मैं लिखूं नहीं, मुझे रोटी खाने का हक नहीं। और मुंशी प्रेमचंद अपनी बीमारी में भी लिखा करते थे, और आज मैं भले ही 4 पंक्तियां में लिखूं, 2 पंक्तियों का एक शेर लिखूं, 4 पंक्तियों का मुक्तक लिखूं, लेकिन मेरा ये प्रयास यह रहता है कि जब तक मेरी आंखें खुली हैं, बुखार से भी मैं पीड़ित हूं, तो आंखें खुली हैं तो 4 पंक्तियां जरूर मैं लिखूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक साहित्यकार का, रचनाकर्मी का यह धर्म है कि अगर हम समाज में आए हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते हुए समाज के लिए कुछ करें, जितना संभव हो सके करें। और शायद मेरी इस बात को डॉक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, डॉक्टर कल्पना जी से, डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर से, सुधा जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि जिस दिन मैं लिखूं नहीं, मुझे रोटी खाने का हक नहीं। क्योंकि सर भी हमारे 2-2 बजे रात तक लिखा करते हैं, जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा करते हैं। अपने इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए अभावों के इस जीवन को साहित्य का यह कथा सम्राट दुनिया से अलविदा तो कहा गया, परंतु अपनी लेखनी के कारण अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया। परिस्थितियों ने जिस अभाव को जन्म दिया था, उसी ने यह लीला भी समाप्त कर दी। मंगलसूत्र अधूरा रह गया और गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रह गया। प्रेमा, गबन आदि उपन्यास भी सामाजिक बंधनों और इच्छाओं का समावेश करते उपन्यास रहे, परंतु गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास की श्रेणी में आता है। हाँ, कहा जाता है कि अगर मंगलसूत्र को प्रेमचंद ने पूरा किया होता तो शायद गोदान से भी यह आगे निकलता है उपन्यास, और तब प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में मंगलसूत्र का नाम आता। पर मंगलसूत्र अधूरा रह गया, जिसे उनके पुत्र अमृतलाल ने पूरा किया था। अमृतलाल ने प्रेमचंद के धार को बरकरार नहीं रखा। यह अलग बात है
कि पिता से उन्हें कुछ मिली, साहित्य विरासत में मिला, तो उन्होंने मंगलसूत्र को पूरा तो किया, लेकिन जो लेखनी, जो कथानक प्रेमचंद लेकर चले थे वह बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलग रह गया। मुंशी प्रेमचंद को समझने के लिए प्रेमचंद बनना होगा। धनपत राय से लेकर प्रेमचंद तक का सफर तय करना होगा। धनपत राय से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का सफर तय करना होगा, तभी शायद हम प्रेमचंद को कुछ समझ सके। मैं कोई लेखिका नहीं हूं, न मैं लेखक होने का दावा करती हूँ। मैंने अपना सफर शुरू किया था एक छंद मुक्त कवयित्री के रूप में, छंद मुक्त पंक्तियों की रचना करने के रूप में। धीरे धीरे प्रोत्साहित होती मैं छंद मुक्त में ही आगे बढ़ती रही, क्योंकि चंपारण की धरती उर्वरक है, साहित्य के क्षेत्र में भी, सामाजिकता के क्षेत्र में भी, संस्कृति के क्षेत्र में भी। तो मैंने साहित्य को चुना और उससे उर्वरक भूमि से कुछ अंश लेने का प्रयत्न किया है मैं। इसलिए मैं यह दावा नहीं करती कि मैं कोई लेखिका हूं, मैं कोई कवयित्री हूं। हाँ, यह अलग बात है कि आज के समय में, यानी लगभग पिछले 4-5 सालों से डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर के सानिध्य में आने के बाद, इनके गीतों को सुनने के बाद, इनके गाने के तरीकों को देखकर गीत के प्रति मेरा भी रुझान हुआ और मैंने भी कुछ कुछ प्रयास शुरू किया है। लेकिन एक गद्य लेखक के रूप में अभी प्रेमचंद को मैंने पढ़ना शुरू किया। यह अलग बात है कि मैंने उनके ऊपर, उनके धर्म को लेकर शोध किया, जो सामने आया मैंने लिखा। क्योंकि शोध करना था, एक डिग्री लेनी थी मुझे, डॉक्टरेट की डिग्री लेनी थी, उपाधि लेनी थी मुझे, इसलिए मैंने उन्हें उस ढंग से पढ़ा और अपनी उपाधि ली। लेकिन एक रचनाकार के दृष्टिकोण से, एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से अभी मुझे लगता है कि प्रेमचंद को पढ़ना मैंने शुरू किया है। उन्हें समझना मेरी समझ से बहुत ही परे है। बस प्रेमचंद को मैं पढ़ सकूं, थोड़ा बहुत भी समझ सकूं। अभी 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि थी, तो मेरी तरफ से उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। उम्मीद है मेरी कि शायद इस श्रद्धांजलि को समर्पित कोई भी ऊर्जा की एक छोटी सी किरण भी मेरी कलम को मिल जाए, तो शायद मेरी कलम भी ऊर्जावान हो जाए। मैं अपने भारत के ही नहीं, अपने देश के ही नहीं, विश्व के 3 समकक्ष समकालीन, जिनका जन्म भी संजोग व सुखद संजोग था कि एक ही साल हुआ था, उसमें हमारे देश के इतने बड़े साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद है, और उन पर कुछ कहने का, कुछ बोलने का प्रयास मैंने किया है। मैं नहीं जानती हूं कि कहां तक सफल हूं, लेकिन आप सभी के सामने हूं। मैं सत नमन करती हूँ। मधुबाला जी, आपसे एक सवाल है मेरा। हाँ, एक उत्सुकता है, जानना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआती दौर पर प्रेमचंद जी ने कुछ गीत भी लिखे हैं। आपने शोध किया है, तो इसका सवाल, इसका जवाब आप ही अच्छे ढंग से दे सकती हैं कि ऐसा सत्य है या? देखिए, सोशल मीडिया पर एक कविता मुंशी प्रेमचंद के नाम से, उनकी कविताओं के नाम से, हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर घूम रही है। हाँ, घूम रही है, वही जी। लेकिन उन्होंने प्रेमचंद बनने के बाद कभी कोई रचना नहीं लिखी है, कविता नहीं लिखा है उन्होंने। जब उन्होंने शुरू किया था नवाब राय के नाम से लिखना, और वो शुरू में हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा करते थे, उस समय एक आध कविताएं उनकी आई हैं,
तो उस समय की तो उनकी रचनाएं लगभग सारी समाप्त हो चुकी है। हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा था, फिर गूगल में सर्च किया तो पाया कि कोई उनकी 5 कविताएं मतलब नजर में आई मेरे। तो ये कौतूहल था मन में, क्योंकि आपने रिसर्च किया है, आपने डॉक्टरेट किया है इन पर, तो मैंने कहा इससे आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। नहीं, यह नहीं हो सकता कि मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। यह मेरे भीतर भी कौतूहल इस बात की थी, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला कि मुंशी प्रेमचंद ने कविताएं लिखी। उन्होंने एक आध कविताएं लिखी थी, 2-4 कविताएं लिखी होंगी, जैसे शुरुआती दौर में एक रचनाकार लिखना शुरू करता है वैसे। वही जी। मैंने अपने इस प्रश्न को आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर के सर के पास रखा था कि सर मैं यह फेसबुक पर देख रही हूँ, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी है। तो सर ने अभी कुछ ही दिन, बिल्कुल सही कह रही है, पर अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने शेयर की और उसमें मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ था। उसी पर मैंने सर से भी पूछा, तो सर ने भी यही बात कही कि नहीं, शुरुआत के दौर में। मैं भी पूछने वाली थी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप तो भाई जानकार हैं, आप विविध उसमें पढ़ते रहते हैं, तो हाँ मतलब मेरी जानकारी में इतना नहीं था, मैं तो उनकी सिर्फ कथाएं और कहानी ही पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं। तो मैंने अपना यह कौतूहल सर के पास रखा था, और सर अब हम आप दोनों के पास हम आपको पास और डॉक्टर साहब के पास रखते हैं। तो नहीं मैं बताता हूँ, जानकारी हम सब लोगों को है, और जितनी जानकारी हम सब लोगों को है उतनी ही जानकारी सही है। दरअसल क्या है, इसमें 2 बातें हैं। ये तो बिल्कुल सच है कि उनका प्रारंभिक लेखन जो है, जो प्रारंभिक सृजन है, उसमें उन्होंने कविताएं लिखी थी। केवल गीत अच्छा। नहीं, संगीत नहीं कहेंगे कि केवल गीत लिखा था, उन्होंने उसमें कविताएं लिखी थी, और वो कविताएं नज्म के उसमें भी लिखी थी, मतलब फॉर्मेट में, और गीत के फॉर्मेट में भी लिखी थी। लेकिन कोई बहुत ज्यादा संख्या में नहीं थी, और कहें 5 मेरे नजर में आई, गूगल में सर्च किया तो 5 आई मेरे पास। उससे भी वहां भी आ रहा हूँ। ये जो 5 गूगल पर आई हैं, ये भी संदिग्ध हैं कि ये उन्हीं की रचनाएं हैं। जी। इससे आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे चल के मैं एक उदाहरण भी दूंगा। मुंशी प्रेमचंद तो अभी है नहीं है, तो वो तो इस बात को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुआ ये कि उनको मतलब वो अपने आप को ऐसा मान के चले कि मैं कविताएं लिख नहीं सकता, मतलब कविता लिखना मेरे वश की बात नहीं है, मैं पद्य के बजाय गद्य ज्यादा अच्छा लिख सकता हूँ, ज्यादा सहज हूँ गद्य लिखने में। और उनका परिवेश जो था, जैसा डॉक्टर मधवाला ने बताया कि परिवेश उनका जो था, सोच जो था, चिंतन जो था, उसमें जो था, और उनका जीवन दर्शन जैसा था, उनके जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन शैली जैसी थी, उसमें शायद गद्य को लिखना ज्यादा उनको सहज लगा, इसलिए वो एक कहानीकार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अच्छा, वैसे आज मधवाला जी से तो बहुत अच्छी जानकारियां मिली, मैंने तो पूरा सुना आपको। मैं खुद भी इस बात की तारीफ करूंगा डॉक्टर मधवाला की, कि मैंने इनकी वो किताब पढ़ी है, इन्होंने जो शोध किया है वो किताब मेरे पास है, वो शोध ग्रंथ मेरे पास है, प्रकाशित ग्रंथ है वो, डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद की धर्म संबंधी अवधारणा, ये उसका शीर्षक है। तो वो पढ़ी है मैंने, लेकिन उसको पढ़ने के बावजूद मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा ये 1 घंटे का प्रवचन मुंशी प्रेमचंद पर दे सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी हम देख रहे हैं, और मुझे लगता नहीं था कि कविता के क्षेत्र में आने के बाद, गीत लिखने के बाद, गजल लिखने के बाद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में इतनी जानकारी ये रखती होंगी या हम लोगों को देंगी। तो इसके लिए तो खैर हम सब लोग धन्यवाद देते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, अब बात आते हैं वहाँ, उस बात पर आते हैं जो आपने कहा कि उनकी 5 कविताएं हैं। 5 कविताएं गूगल पर हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन गूगल की जानकारी अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं है। नहीं होती, वो संदिग्ध है। और उसका एक उदाहरण और है, उसका एक उदाहरण ये है कि जैसे हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक गुलजार साहब की कोई 100 शायरी, उनके 100 शेर जो है वो फेसबुक पर आ जाते हैं, अलग अलग जी आ जाते हैं ना। तो ये बात गुलजार ने खुद ने कही है, स्वीकार की है। उन्होंने ये कहा कि जो 100 शेर आ रहे हैं उनमें एक भी मेरा नहीं है। बताइए, ये गुलजार साहब ने अभी एक साक्षात्कार कहा है थोड़े दिन पहले,
है ना। बहुत अच्छी जावेद जानकारी दी, अख्तर वैसे थोड़ा सा मुझे भी था इस पे, पर आपने प्रामाणिक जावेद रूप से जानकारी दी कि उन्होंने मतलब खुद आकर के बोला है खुद गुलजार जी। आकर के कहा है। जावेद अख्तर के साथ बातचीत हो रही है उनकी, और अच्छा। उसमें गुलजार साहब ने कहा है कि मेरे नाम से 100 शेर रोजाना सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि उसमें से एक भी शेर मेरा नहीं है। ये शेर मेरा नहीं जी। ठीक है। बताइए। वो वही है, टीआरपी का वो चक्कर है, सब्सक्राइबर्सन का और शेयर बस लाइक बस का, जिससे वो फेसबुक पर वो पैसा देता है ना, वो वाला मामला है। अच्छा, एक और जी उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये बात डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी कही है कि जी सुबह जी से शाम तक मेरे नाम से जितनी पोस्ट आती हैं उनमें से जी 2% भी मैं नहीं डालता। बताइए। वो रचनाएं, वो वक्तव्य, वो कार्यक्रम या जिस तरह का भी शो बनाया जाता है कि ये डॉक्टर कुमार विश्वास का है, वो डॉक्टर कुमार विश्वास का नहीं होता है। ये डॉक्टर कुमार विश्वास ने खुद ने कहा है अभी। तो ये तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन ये बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी है कि उनका प्रारंभिक जो उद्भव जो उनका था, उनका प्रारंभिक सृजन है मुंशी प्रेमचंद का, वो पद्य काव्य से हुआ था। लेकिन उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया कि मैं पद्य लिख नहीं सकता, या कहें कि असफल हूं मैं इसमें, इसको लिखने में। फिर उन्होंने जो गद्य लिखा, तो गद्य में उनको जो ख्याति मिली वो तो फिर हम सब लोग जानते हैं, विश्वविख्यात एक रचनाकार के रूप में, और हमेशा अमर रहेंगे मुंशी प्रेमचंद, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल डॉक्टर मधुबाला, बहुत बहुत मैं क्या बताऊं, किन शब्दों में धन्यवाद दूं, किन शब्दों में आभार नहीं, व्यक्त बहुत करूं। बहुत धन्यवाद आपको सच में, और आगे ऐसी जानकारियां आप देते रहिएगा, बहुत ऐसी ही अच्छा। जानकारियों। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि जानकारी तो बहुत लोगों को हो सकती है ये, लेकिन इतनी विस्तृत जानकारी को इन्होंने 40 मिनट में, 45 मिनट में जो बांध दिया है, देखिए सारी कहानियों का जिक्र उन्होंने कर लिया, उनके सारे उपन्यास का जिक्र कर लिया, उनके वैवाहिक जीवन का कर लिया, उनके जो मूलभूत सिद्धांत थे कि उन्होंने नमक का दरोगा क्यों लिखी, कि उन्होंने पंच परमेश्वर क्यों लिखी, कि उन्होंने बूढ़ी काकी क्यों लिखी, ये सारी चीजें एक वक्तव्य में 40 मिनट में, 45 मिनट में कह देना, मैं तो कहूंगा कि इन्होंने पूरा का पूरा शोध पत्र यहाँ ला करके रख दिया, कि जो लिखने वाले को 3 साल लग जाते हैं जिसको लिखने में, वो इन्होंने यहाँ 45 मिनट में रख दिया, 40-50 मिनट में रख दिया। ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सार गर्भित वक्तव्य है आज का मुंशी प्रेमचंद का। और मैं तो इनको सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा कि ये इसको लिपिबद्ध करके, और थोड़ा सा उसमें कहाँ पर कांट-छांट होनी है वो जरा मुझे दिखा लें, और किसी अच्छी मैगजीन को भेजें, अच्छी पत्रिका को भेजें, जहां से इनको पैसा भी मिले और उसका सर्कुलेशन भी ऐसा हो कि हजारों पाठक उसको पढ़ें। बहुत अच्छी जानकारी है, इतनी इतनी सघन जानकारी किसी एक आर्टिकल में मिलती नहीं आमतौर पर। मुंशी प्रेमचंद का कोई हम एक पक्ष तो किसी आर्टिकल में पढ़ लेते हैं, किसी जगह पढ़ लेते हैं, किसी भाषण में सुन लेते हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारी और एक आर्टिकल में देना या किसी एक स्टेटमेंट में, एक भाषण में देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कह सकता हूँ कि डॉक्टर मधुबाला सिन्हा ही कर सकती हैं ऐसा, मेरे जैसा आदमी में नहीं कर सकता। आप सभी के स्नेह का फल है कि मैं आप सभी के सामने इस बीमारी की स्थिति में ये सब बातें ठीक हैं, ये आपकी विनम्रता है, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत वक्तव्य रहा है आज का, मतलब इससे बढ़िया कार्यक्रम देवेंद्र जी, हम लोगों ने जी, देवेंद्र जी, ये भी अचानक मधुबाला जी का कार्यक्रम कल है, हाँ, मतलब कल ही होना है, लेकिन अब जब मैंने बोली कि शलभ जी नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आज कर देती हूँ, अपना खत्म हो जाएगा। हाँ। तो एक्सटेम्पोर कार्यक्रम है ये। अरे आपसे बात करने के बाद मैंने इनको फोन लगाया, और इसलिए लगाया कि ये तबीयत तो ठीक है ही नहीं इनकी, तो मुझे पता है। तो क्या हुआ, क्या था, क्या तबीयत खराब हुई मध्य जी? जुकाम, खांसी, बुखार, और इनको हाँ 5-6 दिन से। तो मैंने तो ये कहने के लिए इनको फोन लगाया कि आप चाहे 10 मिनट के लिए आ जाइए, लेकिन आज जरूर जाइए, अपन सब लोग एक एक रचना सुनाएंगे, क्योंकि ऐसा ही मेरा तय हुआ था डॉक्टर कल्पना से। तो वो कहने के लिए तो इन्होंने सहज रूप से कहा कि हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। मेरे को नहीं बताया इन्होंने कि मुझे ही बोलना है पूरा, तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का जो विश्व साहित्य सेवा संस्थान की तरफ से अभी तक जितनी प्रस्तुति हुई है इस विश्व रिकॉर्ड के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत, विश्व शांति के कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक और सबसे अच्छी प्रस्तुति ये रही है।
मुंशी प्रेमचंद का पूरा साहित्य विश्व शांति के लिए है, समझिए आप। तो जी इस दृष्टि से भी ये बहुत सार्थक आज का एपिसोड रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए डॉक्टर आपको कल्पना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इजाजत दीजिए, मुंशी मुझे प्रेमचंद बहुत जोर से लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बाहर से आई थी, और मैं बैठ गई सीधे। हम लोग भी सब भारत भर के ही हैं, इसलिए मैंने आने के बाद डॉक्टर कल्पना जी से मेरी बात हुई है, तो मैंने कहा कि क्या मैं ही आ जाऊं क्या। अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। और अब इजाजत दीजिए, बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो खाना खाने जा रहे हैं। जी जी जी। हाँ चलिए, फिर मिलते हैं। इतना देर पूरा है। जरूर जरूर जरूर। बाय। बाय। सभी लोगों का आभार। सभी को शुभ रात्रि, सबका आभार, बहुत अच्छा लगा आज का। बहुत बहुत आभार आप सभी का, अभिनंदन है। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। आपको भी। अरे पता नहीं क्या हुआ, जो मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है। पावर ऑफ कर दीजिए, पावर ऑफ। अरे हमें, मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, मुझे इसमें कुछ ज्यादा आता नहीं है। मैंने खुलवाया करवाया, मुझे समझ में नहीं आता